नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल सिविल सर्विसेज फॉर श्योर में। दोस्तों, पार्लियामेंट पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के आगे की चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो पिछले वाले में हमने लोकसभा राज्यसभा का जो मेंबर बनेगा उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी ये बताया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि यहाँ जैसे जो बन गया मेंबर बन गया लोकसभा राज्यसभा का, उसकी सीट कैसे खाली हो सकती है। ठीक है, वैकेटिंग ऑफ सीट्स वो कैसे खाली हो सकती है दोस्तों। पहली चीज़ तो मान लीजिए कोई है, वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में एक साथ चुन लिया जाता है, दोनों का मेंबर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको 10 दिन के भीतर 10 दिन के अंदर उसको बताना पड़ता है कि भैया वो लोकसभा का मेंबर बना रहना चाहता है या राज्यसभा का मेंबर बना रहना चाहता है। अगर वो 10 दिन के भीतर नहीं देता है तो मान लिया जाता है कि उसने राज्यसभा की सीट छोड़ दी है, लोकसभा की नहीं राज्यसभा की सीट खाली कर दी है, यानी वो किसका मेंबर रहेगा, लोकसभा का। ठीक है दोस्तों, दूसरा इसमें देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई लोकसभा में अभी मेंबर है और राज्यसभा में चुन लिया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो लोकसभा का खाली हो जाएगा। अगर राज्यसभा का मेंबर है और लोकसभा में चुन लिया गया है तो ऑटोमेटिकली राज्यसभा वाला खाली हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई 2 सीटों पे जीता है, समझ रहे हैं, 2 सीट्स पे, जैसे मोदी जी लड़े थे, एक बनारस से एक वडोदरा से। ठीक है, तो उनको फिर डिसाइड करना पड़ता है कि भैया वो किस सीट को रखना चाहते हैं। एक ही सीट से आप एमपी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 सीटों से आप एमपी होंगे। एमपी आप जीते भले 2 जगहों से हैं, लेकिन एक जगह आपको खाली करनी पड़ेगी। तो मोदी जी ने बनारस को रखा था और वडोदरा छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसी तरह मान लीजिए कोई विधानसभा में कोई विधायक है, ठीक है दोस्तों, और उसको लोकसभा या राज्यसभा में मतलब चुन लिया जाता है। ठीक है, तो अब वो 14 दिन के अंदर जब तक नहीं बताएगा, 14 डेज। ठीक है दोस्तों, तो मान लिया जाएगा कि वो विधानसभा का ही मेंबर है और राज्यसभा लोकसभा का मेंबर नहीं है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, डिस्क्वालिफिकेशन ये संविधान में दिया हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में भी बहुत सारे प्रावधान दिए हुए हैं कि भैया इस प्रावधान से ये डिस्क्वालीफाई मान लिया जाता है। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तब भी सीट वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर वो रिज़ाइन कर दे, रिज़ाइन किसको करेगा बताइए, वो रिज़ाइन करेगा स्पीकर को। अगर लोकसभा का है तो, अगर लोकसभा का मेंबर तो स्पीकर को, अगर राज्यसभा का है तो उसके चेयरमैन को। चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति उसका चेयरमैन होता है। ठीक है दोस्तों, एक और चीज़ है दोस्तों, एब्सेंस, मतलब वो अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बिना परमिशन दिए हुए 60 दिन तक मतलब पार्लियामेंट से एब्सेंट रहता है, 60 दिन 60 डेज, तो उसकी सीट ऑटोमेटिकली खाली हो जाती है। लेकिन इसमें जो 60 दिन गिनते हैं ना दोस्त, उसमें क्या गिनते हैं, उसमें कोई भी ऐसा सेशन, जैसे मान लीजिए सेशन नहीं चल रहा था तो 4 दिन से ज़्यादा जब सेशन नहीं चला है तो उसको नहीं गिनेंगे। 4 डेज से ज़्यादा लगातार अगर सेशन नहीं चला है तो उसको नहीं गिनेंगे, नहीं तो बाकियों को छोड़ के पूरा 60 दिन गिनेंगे। अगर 60 दिन तक वो बिना परमिशन के, ध्यान दीजिएगा, बिना परमिशन के अगर नहीं होता है दोस्तों तो उसका सीट खाली मान लिया जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है दोस्तों, मान लीजिए उसका इलेक्शन कह दिया गया कि भैया इलेक्शन इसका मतलब वो वाइड है, नल एंड वाइड है। ठीक है, मतलब कुछ इन्होंने गलत चीज़ों की वजह से मतलब इनका इलेक्शन खारिज कर दिया जाता है, या वो तो हाउस से निकाल दिया जाता है। ठीक है, या तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है तो ऑटोमेटिकली खाली हो जाती है, या तो गवर्नर बना दिया गया किसी स्टेट का तब खाली हो जाती है। अच्छा दोस्तों, जानते हैं संविधान में दिया नहीं है कि इसका इलेक्शन के बारे में कौन बताएगा। ठीक है,
कि अगर मैटर वोटर है तो वो क्या होगा। तो ये हाई कोर्ट दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो मैंने आपको बताया था 1951, उसमें हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि भाई हाई कोर्ट अगर कुछ इशू होता है तो हाई कोर्ट बताएगा, ठीक है। अब दोस्तों ओथ लेते हैं। ओथ, ये लोग ओथ लेंगे क्या भाई, कि हम संविधान के प्रति अपनी वो रखेंगे, भारत की मतलब संप्रभुता और एकता के बारे में बातें करेंगे, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएंगे, ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं। अब सैलरीज इनकी क्या होती हैं, सैलरी और जो अलाउंस मिलते हैं दोस्तों वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है। सैलरीज इनकी जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। अब क्या है, इतनी चीज़ें तो थी, वो लोग कोई भी मेंबर हो लोकसभा या राज्यसभा का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वहाँ के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा का। अब देखिए लोकसभा का जो सदन है वो किसकी मतलब वो उसका कौन उसको कार्यान्वयन करवाता है, वो करवाता है स्पीकर कहते हैं, और राज्यसभा वाले को कौन कराता है, चेयरमैन। इनके नीचे जो होता है वो डिप्टी स्पीकर होता है, उसमें कौन होता है राज्यसभा में, डिप्टी चेयरमैन। बस चेयरमैन और स्पीकर का अंतर है, ठीक है दोस्तों। तो स्पीकर क्या कौन चुना जाता है, जब ये नई लोकसभा बनी दोस्तों, नई लोकसभा इलेक्शन के बाद बनी, इसके बनने के बाद जितने लोग हैं उन्हीं में से किसी एक को स्पीकर बना दिया जाता है। किस दिन बनाया जाएगा, वो दिन डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा भैया किस दिन इलेक्शन होगा स्पीकर का, उस दिन इनको स्पीकर बना दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बताइए, अब बस यही आप समझ लीजिए कि अगर उनको हटाया नहीं जाता है या तो हटते नहीं है अपने आप, रिजाइन नहीं देते हैं, तो वो 5 साल तक, जब तक लोकसभा रहेगी तब तक वो स्पीकर बने रहेंगे। यानी इनका कार्यकाल आप समझ लीजिए 5 साल का होता है, ठीक है। अब देखिए वो मेंबर कैसे कैसे हट सकते हैं। अगर मान लीजिए वो लोकसभा के मेंबर ही नहीं रहे, लोकसभा के मेंबर नहीं रहे, तो अपने आप वो स्पीकर नहीं रहेंगे। या तो वो रिज़ाइन कर दे, रिज़ाइन किसको लिखेंगे, डिप्टी स्पीकर को। स्पीकर किसको रिजिग्नेशन देगा, डिप्टी स्पीकर को रिजिग्नेशन देगा। या तो उनके हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाए लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा का है ना मेंबर ये, तो लोकसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया जाए। उसको पास करने से पहले दोस्तों 14 दिन का नोटिस देना होता है, 14 डेज नोटिस देना होता है स्पीकर को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 50 लोग कम से कम उस रेजोल्यूशन का समर्थन करेंगे, 50 लोग। उसके बाद ये रेजोल्यूशन कितने से पास होना चाहिए दोस्तों, टोटल मेंबरशिप का, लोकसभा में जितनी टोटल मेंबरशिप है उसका आधा, ठीक है। आधे से ज़्यादा हो जाएगा तो ये हटा दिए जाएंगे स्पीकर के पद से, ठीक है दोस्तों। और देख लेते हैं स्पीकर के बारे में ही दोस्तों। स्पीकर जो है ना वो मतलब वहाँ बैठेगा सदन में, बोलेगा, पार्टिसिपेट करेगा, जो सब चीज़ें करेगा, लेकिन दोस्त ये वोट नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता। किसी बिल पे वोटिंग होती है ना, तो ये वोट नहीं दे सकता। ये वोट तभी देगा जब हाँ और ना दोनों बराबर हो जाएंगे। मान लीजिए 50 लोग हाँ बोल रहे हैं, 50 लोग ना बोल रहे हैं, अब क्या होगा, तब स्पीकर जो है वो अपना वोट देगा। इसको कास्टिंग वोट कहते हैं। मतलब ये निर्धारण करेगा कि हाँ जी हाँ वाला का समर्थन दे रहे हैं कि ना वाले का समर्थन दे रहे हैं, ठीक है। तो स्पीकर नॉर्मल कंडीशन में वोट नहीं दे सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, हाँ एक चीज़ और दोस्तों, मान लीजिए स्पीकर जो है ना वो राष्ट्रपति वाला हिसाब किताब है। राष्ट्रपति क्या रहता है, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता है तब तक वो ऐसा नहीं कि 5 साल हुआ तो उसको हट गया, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा ऑफिस में तब तक वो राष्ट्रपति बना रहता है। वैसे ही स्पीकर जब तक नई लोकसभा में नहीं कोई नया स्पीकर आ जाएगा तब तक वो स्पीकर बना रहता है, ठीक है दोस्तों। ये था। और अब इनकी पावर देख लेते हैं दोस्त। ये बहुत पावरफुल होते हैं, इनका फंक्शन, पावर, रोल क्या है, क्या काम करते हैं, ये बहुत ही पावरफुल आदमी है। आप पावर इसी समझ लीजिए कि वरीयता की सूची होती है ना, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनको रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके बराबर इनको रखा गया है। यानी कि जो कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं ना, जैसे कि अभी ओम बिरला जी हैं, आप ये समझ लीजिए ओम बिरला जी वरीयता की सूची में अभी अमित शाह से, निर्मला सीतारमण से भी ऊपर हैं,
कहने के लिए बस वो मतलब पार्लियामेंट में बैठते हैं, मतलब समझ रहे हैं, वहाँ पे मतलब काम वाम कराते हैं पार्लियामेंट का, लेकिन वरीयता की सूची में वो इन लोग कैबिनेट मिनिस्टर से भी ऊपर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनकी पावर आप इसी से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों जो समझने वाली है कि क्या क्या काम करते हैं, तो देखिए दोस्तों, मतलब जो पार्लियामेंट में जितने भी काम होते हैं वो उसका निर्धारण करते हैं, कब किस बिल को पेश किया जाएगा, कब किस बिल के बारे में चर्चा की जाएगी, कब किस बिल के बारे में वोटिंग की जाएगी। ठीक है, उसके बाद वहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो। देखा होगा आपने कि वॉकआउट हो जाता है तो वो समझाते हैं, मतलब डेकोरम मेंटेन करते हैं वहाँ पे कि भैया शांति के साथ बैठिए, आप लोग अपना जो आपकी मतलब काम है उस काम को करिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आपको मैं बता चुका हूँ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये समझ लीजिए ध्यान से, मतलब संविधान का आखिरी मतलब उसको समझने वाला कौन होता है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, लेकिन संसद के अंदर कौन होता है दोस्तों? स्पीकर। संसद के बाहर फाइनल इंटरप्रेटर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वो जज जो होते हैं वही ना, कोई मतलब संविधान पीठ बैठती है, संविधान को समझते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसके हिसाब से लॉ को खारिज कर देते हैं कोई बनता है तो। लेकिन संसद के अंदर कौन होता है दोस्तों? स्पीकर। इसी तरह लोकसभा को चलाने के लिए वहाँ पे रूल्स और प्रोसीजर बने हैं, कंडक्ट मतलब बिजनेस कंडक्ट करने के लिए रूल बने हुए हैं, उसका भी इंटरप्रेटर यही होते हैं। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट होते हैं, उनका भी यही होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, ये किसी हाउस को एडजर्न कर देते हैं, जैसे नहीं होते हैं कोर्ट में जज बोलते हैं कि द कोर्ट इज एडजर्न, उसी तरह ये भी एडजर्न कर देते हैं, भैया हाउस फिलहाल मतलब 3 बजे तक के लिए एडजर्न की जाती है या तो सस्पेंड की जाती है, ये सब यही करते हैं। प्रोरोग नहीं करते हैं, प्रोरोग राष्ट्रपति करता है, ये मैं बता चुका हूँ। प्रोरोग से क्या होगा? पूरा सेशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो राष्ट्रपति करता है। कोरम मेंटेन कराते हैं। कोरम क्या होता है दोस्तों? कोरम जान लीजिए। कोरम क्या होता है कि किसी भी बिल पे या किसी भी चीज़ को चर्चा करने के लिए या तो संसद चलने के लिए, ठीक है, वहाँ पे मतलब नियम बनाया गया है कि 1/10 मेंबर मौजूद होंगे तभी मतलब काम चलेगा, तभी कुछ मतलब मीटिंग चाहे आगे कार्यकाल संसद का चलेगा। तो 1/10 इसको इसी कोरम कहते हैं, याद रखिएगा। 1/10 टोटल जो हाउस की जो मतलब जितने लोग होते हैं उसका 1/10 लोग होंगे तभी होगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए ज्वाइंट सिटिंग होती है, जैसे कोई बिल है, नॉर्मल बिल है, ठीक है, संविधान संशोधन में तो ज्वाइंट सिटिंग होती नहीं, मैं बता चुका हूँ। मनी बिल में भी नहीं हो सकती, लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल हैं, जो मतलब ऑर्डिनरी लॉ बनते हैं, उसमें क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग की मतलब प्रावधान है आर्टिकल 108 के तहत। कौन से आर्टिकल दोस्तों? 108 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। ज्वाइंट सिटिंग जो होता है ना, उसको बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। बुलाता कौन है दोस्तों? प्रेसिडेंट बुलाता है, लेकिन उसको प्रिसाइड कौन करता है, मतलब उसका कार्यवाहन कौन करता है बैठ के वहाँ? स्पीकर। ठीक है, और स्पीकर अगर नहीं होता तो डिप्टी स्पीकर। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, स्पीकर नहीं तो डिप्टी स्पीकर। बुलाता प्रेसिडेंट है, लेकिन उसकी मतलब हेड, यानी हेड समझ लीजिए, वहाँ पे जो काम देखा जाएगा, जो करवाया जाएगा, वोटिंग डिस्कशन उसका अधिकारी कौन होता है? स्पीकर होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। और उसके बाद क्या है कि मान लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया संसद की सीक्रेट सिटिंग कराई जाए। सीक्रेट सिटिंग मतलब जो ये खाना पहुंचाने वाले, पानी पिलाने वाले लोग होते हैं, या तो वहाँ पे मीडिया के लोग होते हैं, या तो बाहरी लोग होते हैं, संसद का वो देखने जाते हैं, वो लोग मौजूद नहीं होंगे। इसकी भी परमिशन कौन देता है दोस्तों? स्पीकर देता है। उसके बाद मैंने बताया था मनी बिल जो होता है, मनी बिल है कि नहीं है, इसको कौन बताता है? स्पीकर बताता है। ठीक है, ये संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होती है, लेकिन मनी बिल है कि नहीं, ये कौन बताएगा? स्पीकर बताएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दल बदल कानून होता है। कानून लाया गया था 52वें अमेंडमेंट एक्ट में 1985 में। इसमें क्या होता था? आया राम गया राम, कोई किसी पार्टी से आया, फिर क्या हुआ, उसको छोड़ के कुछ लोग दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिए, फिर सरकार गिरा दिए, ये सब बहुत चल रहा था।
तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया शेड्यूल 10 में, ठीक है दोस्तों, 10th शेड्यूल में ये एक एक्ट मतलब लाया गया। इसको कहते हैं दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ, इंग्लिश में कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो दोस्तों क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसमें डिफेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, दल बदल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका लोकसभा में कौन निर्धारण करेगा, स्पीकर, और राज्यसभा में कौन निर्धारण करेगा, चेयरमैन, ठीक है दोस्तों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो डिसीजन है ना स्पीकर का और चेयरमैन का, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस पर सुनवाई कर सकती है, ठीक है दोस्तों। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जितनी भी कमेटी वमेटी होती है ना बनाई जाती हैं, उसका स्पीकर, लोकसभा में जितनी कमेटी बनाएगी उसका स्पीकर कौन डिसाइड करेगा, मतलब उसका मतलब प्रेसिडेंट कौन होगा उस कमेटी का, वो डिसाइड करता है स्पीकर। राज्यसभा में अगर होता है, राज्यसभा करता है, वो कौन करता है दोस्तों, यही आपका स्पीकर करता है, मतलब चेयरमैन करता है, सॉरी, ठीक है। और दोस्तों यही है कि आपको मतलब पावर मैंने इनकी बताई दी आपको कि चीफ जस्टिस के बराबर होता है, कैबिनेट वाले से ऊपर होता है, ये सूची में इनकी पावर इतनी है, ठीक है। इनकी सैलरी वैलरी कम नहीं कर सकते दोस्तों। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है, मैं बता दूं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है ना, उसमें दो होते हैं, एक चार्ज होता है, एक वोटेड होता है। चार्ज वाले का मतलब क्या है दोस्त, इसके लिए पार्लियामेंट का मतलब वोटिंग ज़रूरी नहीं है, पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं करानी पड़ेगी इससे पैसा निकालने के लिए। लेकिन वोटेड वाले में क्या है, अगर आपको पैसा निकालना है इससे तो पार्लियामेंट की वोटिंग होगी, ठीक है। तो जितने भी ज़्यादातर आपके मतलब संवैधानिक संस्था हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हुआ, समझ रहे हैं, आपका इलेक्शन कमीशन हुआ, स्पीकर हुए, इन लोगों की सैलरी उलरी जो होती है ना दोस्तों, वो चार्ज होती है, इसके लिए पार्लियामेंट का वोटिंग जरूरी नहीं होती। इससे इनको क्या होता है, मजबूती मिलती है कि आप इनकी सैलरी वैलरी कम कर दीजिए, या तो कह भैया पैसा ही नहीं है अभी नहीं दे पाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। स्पीकर की बात हो गई दोस्तों, अब आते हैं डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर भी कैसे चुने जाएंगे, डिप्टी स्पीकर भी कैसे चुने जाएंगे दोस्तों, उसी तरह जैसे स्पीकर चुना गया था, ठीक है। अपने ही संसद जब बैठेगी तो अपने में से ही किसी एक को डिप्टी स्पीकर बना लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करता है डिप्टी स्पीकर, और इनके इलेक्शन का डेट, उसमें स्पीकर के इलेक्शन का डेट प्रेसिडेंट डिसाइड करता था, इसमें स्पीकर डिसाइड करेगा भैया किस दिन का इलेक्शन किया जाएगा। पहले स्पीकर बनेगा, फिर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब इनका ऑफिस कैसे खाली हो सकता है, बस वही, अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहे तो, या तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन किसको देंगे, ये स्पीकर को, स्पीकर डिप्टी स्पीकर देता है, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देगा अपना रेजिग्नेशन। या दोस्तों कैसे, वही सेम टू सेम जैसे स्पीकर को हटाने के लिए 14 दिन का नोटिस दो, ठीक है, 14 दिन का नोटिस दो, और मेजॉरिटी टोटल मेंबर बाई 2+1, मतलब उससे एक ज़्यादा हो जाए, टोटल मेंबरशिप जो है उनके बटा 2 एक ज़्यादा हो जाए, इस तरह इनको हटाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ कभी कभी पेपर में पूछ सकता है, क्या डिप्टी स्पीकर स्पीकर के नीचे होता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। डिप्टी स्पीकर स्पीकर के नीचे नहीं होता है, वो सबऑर्डिनेट नहीं होता उसका। अब दोस्तों देखिए, स्पीकर पहले मतलब वोट नहीं दे सकता है जब तक वो प्रिसाइड करता है, ठीक है। डिप्टी स्पीकर, जब स्पीकर प्रिसाइड करेगा वहाँ के सेशन को, तो उस समय डिप्टी स्पीकर एक नॉर्मल मेंबर की तरह बैठेगा, वोटिंग करेगा, सब करेगा, जैसे नॉर्मल और सब लोकसभा के मेंबर करेंगे। लेकिन डिप्टी स्पीकर जब स्पीकर नहीं है दोस्तों, तब ये स्पीकर जब बन जाएगा ना, समझ रहे हैं, जब स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा, जब ये करेगा तो उसको सारी पावर स्पीकर वाली मिल जाती हैं दोस्तों। और वो भी वोट पहली बार में वोट नहीं देगा, वो भी कास्टिंग वोट देगा, जो अभी मैंने समझाया था, ठीक है दोस्तों। पहले देखिए 10वीं लोकसभा तक ये नियम क्या था, एक कन्वेंशन चला आया था, एक पद्धति चली आई थी कि भैया जो स्पीकर बनेगा और जो डिप्टी स्पीकर बनेगा, दोनों जो पार्टी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में थी उसका बना देते थे। लेकिन 11वीं लोकसभा से दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसमें थोड़ा सा चेंज क्या किया गया कि स्पीकर होगा वो रूलिंग पार्टी, मतलब जो जिसकी सरकार है उसका होगा, और डिप्टी स्पीकर किसका होगा, अपोजिशन वाली पार्टी का, ठीक है, समझ गए। चलिए, और अब इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री का भी एक दो चीज़ें देख लेते हैं दोस्तों। क्या थी, जैसे ये हमारा पार्लियामेंट है ना, वैसे सेंट्रल
लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, ठीक है। तो पहले तो गवर्नर जनरल ही प्रिसाइड करता था 1919 एक्ट से पहले। फिर कहा गया भैया इनको स्पीकर और वो डिप्टी स्पीकर इसमें बनाया जाए। उस समय डिप्टी स्पीकर और स्पीकर क्या कहते थे? प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 1921 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने 1921 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया, इलेक्शन नहीं हुआ, अपॉइंट किया पहला प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब जो अभी स्पीकर है उसी को प्रेसिडेंट कहते हैं तब। वो उसको किसको बनाया? फ्रेडरिक वाइट को, ठीक है, देख लीजिएगा, फ्रेडरिक वाइट। और वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया? मतलब जो डिप्टी स्पीकर अभी है वो किसको बनाया? सच्चिदानंद सिन्हा। अब दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा का नाम भी आपको एक बार और मैं बताऊंगा, चाहे अभी से बता दे रहा हूँ। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना संविधान बनाने के लिए, समझ रहे हैं, उसकी पहली मीटिंग के अध्यक्ष भी यही थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी हमारी, उसके पहले अध्यक्ष यही थे। और ये मतलब कुछ ही समय तक बस पहले अध्यक्ष ही थे, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद हो गए थे, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये तो अपॉइंट किया था, लेकिन दोस्तों 1925 में ना इसके लिए इलेक्शन हुआ था, समझ रहे हैं, इसके लिए इस इलेक्शन हुआ था। उस समय क्या हुआ था, जो स्पीकर यानी जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे? विट्ठल भाई जे पटेल। ये पहले इलेक्टेड और पहले इंडियन स्पीकर बोल सकते हैं या प्रेसिडेंट बोल सकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के दोस्तों, ठीक है। अब क्या 1935 वाला जब एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें कहा गया कि भैया ये नामकरण चेंज करो, वहाँ से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हो गया, ठीक है। 1947 तक लेकिन ये सब चीज़ फॉलो नहीं की गई, क्योंकि 1935 वाला एक्ट जो था ना, उसका फेडरल स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट था दोस्तों, वो 1947 तक लागू ही नहीं किया गया था। वो मैं बताऊँगा बाद में आपको उसकी क्लास में। तो क्या हुआ, अब आप ये समझ लीजिए कि जब भारत आज़ाद हुआ तो पहला स्पीकर कौन बना? जब भारत आज़ाद हुआ तब पहला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, अब देख लेते हैं, ये हिस्ट्री की भी चीज़ें बता दी मैंने आपको कुछ इसमें साथ साथ में। पहले वो बने थे स्पीकर जी.वी. मावलंकर। पहले कौन बने थे? जी.वी. मावलंकर। और पहले डिप्टी स्पीकर कौन बने थे दोस्तों? ए. अयंगर, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। अब दोस्तों ये हो गया। अब क्या होता है ना कि लोकसभा में पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स बनाया जाता है, पैनल ऑफ, दोनों में बनाया जाता है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। ये क्या करते हैं, जब आपके, ध्यान से सुनिएगा, जब आपके स्पीकर या डिप्टी स्पीकर एब्सेंट होते हैं, वैकेंट मतलब खाली रिक्त हो गया तब नहीं, जब एब्सेंट होते हैं तो इनमें से कोई एक मीटिंग को प्रिसाइड करेगा, मतलब वहाँ संसद चलाएगा, ठीक है। ये 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 10 लोग होते हैं, इनमें से कोई एक करता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन कब करता है? एब्सेंस में, वैकेंट होने पे नहीं, वैकेंट होने पे नहीं, सिर्फ एब्सेंस होने पे, ठीक है, जब वो नहीं है, मौजूद नहीं है तब, ठीक है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लिया था, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या है? राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। अब समझिएगा दोस्तों क्या है, जब नई लोकसभा बनती है ना तो पुराना वाला स्पीकर तो रहता ही, अभी मैंने बताया था, लेकिन जैसे ही नई लोकसभा बनी वो हट जाएगा तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? एक प्रोटेम स्पीकर बनाता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? मतलब ज़्यादातर में सबसे उम्रदराज जो भी सांसद होगा ना उसको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा दोस्तों? उसका मेन काम है ओथ दिलवाना सारे मेंबर्स को, ओथ क्या करवाना? ओथ दिलवाना उसका काम होता है, ठीक है दोस्तों। और ये स्पीकर चुनने में भी मदद करता है, नया स्पीकर चुनने में भी मदद करता है, यही प्रोटेम स्पीकर का काम है। बस ये जान लीजिए, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, इसका काम क्या है? ओथ दिलवाना और स्पीकर को चुनने के लिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने स्पीकर की बात की लोकसभा में, वैसे चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में। चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है,
इसको हटाने कैसे हटाया जाएगा ये मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट वाले, जब वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तभी चेयरमैन नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। चेयरमैन को हटाने का कोई रूल नहीं दिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का रूल दिया गया है, वो मैंने आपको बता दिया वाइस प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, और देखिए इनके और स्पीकर में कुछ अंतर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला अंतर आप ये जान लीजिए, डिफरेंस स्पीकर और चेयरमैन में। स्पीकर जो है ना वो मनी बिल डिसाइड करेगा मनी बिल है कि नहीं है, क्योंकि लोकसभा में ही आता है, ये चेयरमैन के पास पावर नहीं होती है। ठीक है, दूसरा जॉइंट सिटिंग में ये भी बता चुका पीछे आपको, जब जॉइंट सिटिंग होती है आर्टिकल 108 के तहत, तो उसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर, चेयरमैन नहीं करता है। और अगर स्पीकर भी नहीं होता है तब कौन करता है दोस्तों, डिप्टी स्पीकर। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया था आपको इसी वाली क्लास में पीछे। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, स्पीकर जो होता है ना वो उस हाउस का मेंबर होता है, भले ही वो वोट मतलब साधारण समय पे वोट नहीं देगा, कास्टिंग वोट देगा, लेकिन जो चेयरमैन होता है ना वो तो प्रेसिडेंट होता है, तो वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, इसलिए वो वोट भी नहीं दे सकता। लेकिन वही वाली बात है, जब कास्टिंग वोट की बात आएगी 50 हाँ 50 ना, तब ये दे सकते हैं। लेकिन ये जान दीजिए चेयरमैन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा बट स्पीकर इज़ द मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों जब इनको हटाया जाता है ना चेयरमैन को, मतलब जब स्पीकर को हटाया जाता है तो क्या है दोस्तों, वो बैठ के अपनी सारी चीज़ें सुनेगा, देखेगा कि भैया हटाया जा रहा है। उस समय वो पहले इंस्टांस में वोट कर सकता है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में वोट कर सकता है, कास्टिंग वोट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो साधारण मेंबर हो गया तब। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को तब ये पावर नहीं है, जब इनको हटाया जाएगा तो उनको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और देखिए देखो दोस्तों इसी तरह चेयरमैन हो गया, अब डिप्टी चेयरमैन देख लेते हैं। जैसे वहाँ डिप्टी स्पीकर था, इसमें डिप्टी चेयरमैन है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और, जो स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, डिप्टी स्पीकर को, लेकिन चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट किसको देता है, प्रेसिडेंट को, इसमें डिप्टी चेयरमैन को नहीं देता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देख लेते हैं डिप्टी चेयरमैन, ये सब घुमा फिरा कर पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस कैसे, अगर वो राज्यसभा का मेंबर नहीं रहा तो वही वाली सारी चीज़ें। या दूसरा चेयरमैन को रेजिग्नेशन लिख के दे दे, भैया चेयरमैन को रिज़ाइन कर दे तो भैया हम नहीं बनेंगे। या तीसरा एकदम सेम वही प्रोसीजर, 14 दिन का नोटिस। ठीक है, और टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा डिवाइडेड बाय 2+1, समझ गए, सेम वही प्रोसीजर है, कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, तो डिप्टी चेयरमैन का ये सब हो गया। जैसे मैंने ये आपको बताया ना पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, ये जैसे लोकसभा में होता है सेम ऐसा ही राज्यसभा के लिए भी होता है, 10 लोग मैक्सिमम होंगे और एब्सेंस होगा तभी वो वैकेंट के समय पे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब हो गया। अब देख लेते हैं एक बार हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर ये क्लास ख़त्म करते हैं, लंबी हो रही है। देखिए दोस्तों लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, लोकसभा में प्रधानमंत्री साहब, पीएम। अगर पीएम नहीं बनना है तो वो किसी और को बना सकते हैं। ठीक है, लीडर ऑफ हाउस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पूरा, लोकसभा में पीएम या पीएम जिसको बनाए, राज्यसभा में पीएम ने जिसको बनाया होगा वो लीडर ऑफ द हाउस होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब देख लेते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होते हैं दोस्तों, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी ना, जो सरकार नहीं बना पाई, कोalition वाली नहीं, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी वो होती है लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है दोस्तों, उसके लिए क्या जरूरी होता है, 1/10 सीट आपकी आनी ही चाहिए। यानी 545 सीटों पर अगर इलेक्शन हो रहा है तो 55 सीट अगर आपकी आएगी, 54.5 यानी 55 सीट आएगी, तभी आप लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे। कांग्रेस के साथ 2014 वाले में यही हुआ था, कह रहे भैया इनके पास तो 51-52 सीट आई है तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और बता दें दोस्तों आपको, ये ना जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसको जो सैलरी और अलायंस मिलता है वो एक मतलब लोकसभा और राज्यसभा मेंबर का नहीं मिलता है, वो मिलता है एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर। ये कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर रैंक होती है लीडर ऑफ अपोजिशन की, समझ गए। और सैलरी अलाउंसेज उनको उसी हिसाब से मिलता है। शैडो कैबिनेट मैंने आपको लास्ट वाले में बता दिया था कि शैडो कैबिनेट मतलब जो कैबिनेट होती है ना उसकी शैडो की तरह होते हैं। कैबिनेट किसकी होगी, जो उसकी सरकार होगी। शैडो कैबिनेट किसकी होगी, अपोजिशन की होगी, वो भी एक कैबिनेट टाइप बना लेते हैं। ऐसे दोस्तों एक विप होता है, सुना होगा आपने बहुत सारा कि आज इस वाली चीज़ पे वोटिंग है, लोकसभा में राज्यसभा में। विप जारी किया, बीजेपी ने विप जारी किया, कांग्रेस ने विप जारी किया।
विप क्या होता है दोस्तों, ये कहीं नहीं दिया हुआ है, न संविधान में, न लोकसभा के या राज्यसभा के जो मतलब रूल बुक है, किसी चीज़ में ये विप नहीं है। बस ये क्या है, एक कन्वेंशन, एक पद्धति चली आई है पार्लियामेंट में, ठीक है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना दोस्तों, और अपोजिशन होता है, जो भी होता है, ठीक है, उनका एक विप होता है, सबका एक विप होगा, ठीक है, पार्लियामेंट में। और ये क्या करता है, ये जो फ्लोर पे जो लीडर उडर होते हैं ना, उनकी हेल्प के लिए इसको बनाया जाता है, एक आदमी को, ठीक है, कि वो उसकी हेल्प करेगा। अब इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है अटेंडेंस देखना कि हमारे लोग आ रहे हैं कि नहीं हमारी पार्टी के, ठीक है, अटेंडेंस आएगा। और उसके बाद वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं हर चीज़ में, ये देखना उसका काम होता है। उसके बाद किसी चीज़ पे वोटिंग होती है तो भैया ये देखते हैं कि वोटिंग सब हमारे पक्ष में, ऐसा ना हो कोई चुपके से डाल दे किसी और को, समझ रहे दोस्तों। ये वोटिंग कराने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद इसका और क्या काम होता है कि बिहेवियर अच्छा रखें, ये करें वो करें, ये जो मेंबर हैं उनको विप जारी किया जाता है, ठीक है। और जो विप की बात नहीं मानता है दोस्तों, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन वो पार्टी लेती है। ये भी एक कन्वेंशन चलाया है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगले वाले में आपको पार्लियामेंट के आगे बताया जाएगा कि पार्लियामेंट में कौन कौन से सेशन होते हैं, और मतलब कि उनको प्रोरोग करने का मतलब क्या होता है, उनको डिसॉल्व करने का मतलब क्या होता है, एडजर्नमेंट क्या होता है, ठीक है, वोटिंग का क्या है हिसाब किताब, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद क्वेश्चन आवर, ये सब चीज़ें जो होती हैं, कौन कौन से आवर्स होते हैं, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, आपका एडजर्नमेंट मोशन, प्रिविलेज मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब के बारे में आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते रहिए वीडियोस, और थोड़ा दोस्तों शेयर वेयर करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।